नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ में चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक का फॉर्मूला। सभी फार्मूला जो आपको मैट्रिक परीक्षा में डायरेक्ट 20 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट फार्मूला से ही पूछा जाता है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव जो होता है फार्मूला पर ही आधारित होता है, इसलिए हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक का सभी फार्मूला देख लेंगे अभी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो फार्मूला से ही बनता है। तो देख लीजिए, सबसे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। देख लीजिए, ये है आपका, आप लोग नोट करते जाइए और इसका फार्मूला आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर, ये HCF A, B, HCF A, B बराबर HCF B, A हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ये ठीक है, ये देख लीजिए LCM A, B गुने HCF A, B बराबर A गुने B हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर आपका कह रहा है HCF A, B बराबर 1। ठीक है, A, B बराबर 1, तो A और B सह अभाज्य होते हैं। ठीक है ना, ये लाइन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाओ। देख लीजिए, आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी बट्टे में यानी कि कोई अंक ऊपर हो और उसके नीचे में 2 या 5 आ जाए तो वह शांत हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको ही मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, 1 मिनट, मैं एक बार फिर से, हाँ, इसको देख लीजिए। ठीक है, P बटे 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n, यानी कि 2 पर पावर n कहने का मतलब है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है तो वह शांत होगा, और 5 पर पावर भी अगर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहे तो वह शांत होगा। और इसको मैं अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो P बटे 2 पर पावर n और P बटे m पर पावर n, ये शांत होता है। ठीक है, अब चलिए चैप्टर 2 पर चलते हैं। चैप्टर 2 है आपका बहुपद। ठीक है, बहुपद इसमें होता है शून्यक। तो यहाँ पर शून्यक देख लीजिए, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में होता है ax प्लस b, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -b/a। ठीक है ना, माइनस अल्फा, ये है अल्फा। ठीक है ना, अल्फा बराबर होता है -b/a। चलिए 2 नंबर देखते हैं, वो था रैखिक बहुपद। अब ये है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है इस टाइप का, ax² प्लस bx प्लस c, और इसका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है ना, देख लिए अल्फा और बीटा, अल्फा इस तरह से लिखते हैं और बीटा इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं, देख लीजिए, ये है आपका बहुपद से ही द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद किस टाइप से लिखते हैं देख लीजिए, एक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरह से हम लोग त्रिघात बहुपद लिखते हैं। अब देख लीजिए त्रिघात बहुपद होता क्या है, इसका फार्मूला तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ठीक है, अब देखते हैं शून्यक दिए रहने पर बहुपद का निर्माण। बहुपद का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, इसमें पूरा हम लिखते हैं चैप्टर 1 से 15 तक का। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद देख लीजिए, यदि शून्यक अल्फा हो तो होता है बहुपद x - अल्फा।
चलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में यदि शून्यंक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा और गामा हो, ये कोमा है, ठीक ना, ये कोमा है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा हो तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बहुपद का भाग, बहुपद का भाग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। ये है पी एक्स, ठीक है, यहाँ पर पी एक्स है, यहाँ पर मान रखा जाता है, तो होता है जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहला होता है सामान्य रूप, सामान्य रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, सेम उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, देख लीजिए a1 बटे a2 नोट b1 बटे b2, तो इसका मतलब होता है समीकरण अविरोधी है, ठीक है, अविरोधी। देख लीजिए इसको, अब देख लीजिए यहाँ पर अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नोट c1 बटे c2 हो तो वह विरोधी हो जाएगा, ठीक ना, और वह समांतर भी होगा। अब देखिए अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रहता है तो वह आश्रित होता है अनेक और संपाती भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ये है आपका वज्र गुणन विधि। देख लीजिए x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर होता है माइनस y बटे a1 a2 c1 c2 बराबर 1 बटे a1 a2 b1 b2। इसको ही हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, देख लीजिए इस टाइप से x बटे b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर माइनस y बटे a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर a बटे 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, यहाँ पर हेडिंग दे दिया हूँ द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसकी विधियाँ देख लीजिए, विधियाँ है आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। एक्स पर रैखिक रहेगा, उसका हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस, यानी कि इसको हम लोग डी बराबर भी लिखते हैं, ठीक ना, डी बराबर यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक ना। ये हो गया पूर्ण वर्ग विधि। अब चलते हैं 3 नंबर पूर्ण वर्ग विधि। अब देख लीजिए मूलों शून्यकों की प्रकृति, मूलों शून्यकों की प्रकृति, देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान काल्पनिक, तीनों यहाँ पर देख लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बी यहाँ पर जो हम बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी बराबर होता है, ठीक है ना, विवेक्तर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, उसका ही था। अब चलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, यानी कि चैप्टर 5 में है आपका समांतर श्रेणी। ये
अब इसका एक देख लीजिए, श्रेणी जो होता है वो होता है लाइन वाइज, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते हैं, वैसे ही होता है इसका। हम लोग बस इसको A1 A2 A3 और लास्ट में इसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं कितना तक जा सकता है, इसलिए हम लोग लास्ट में n लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर, यहाँ पर कुछ भी 100 200 300 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक ना। अब चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए सारबंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, और इस सारबंतर होता है जैसे कि T2 माइनस T1 हो जाता है, वैसे ही A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 हो जाता है, ठीक ना, यानी कि दूसरे वाले पद से पहले पद को घटा देते हैं। अब उसी तरह देख लीजिए, अब nवां पद यानी कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a कहते हैं हम लोग पहला पद को और d कहते हैं अंतिम पद को, ठीक है, अंतिम पद को। अब देखिए यहाँ पर nवां पद तो हो गया। अब देखते हैं n पदों का योग, यानी कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, देख लीजिए आप लोग, ये पहला पद, डी अंतिम पद। अब चलते हैं हम लोग प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे 2, और दूसरा हो जाता है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग होता है Sn बराबर n स्क्वायर, और तीसरा है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग होता है Sn बराबर n इंटू n प्लस 1। अब चलते हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 देख लीजिए, चैप्टर 6 है आपका त्रिभुज। देख लीजिए, त्रिभुज में तो बनाने के लिए, यानी कि इसका मान दे देगा और वो बनाने के लिए होता है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले 50 ऑब्जेक्टिव देता था तो पहले बनाना पड़ता था, लेकिन आप लोगों को अब 100 ऑब्जेक्टिव देता है, उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव कहता है बनाने के लिए। तो आप लोग जो नहीं आता है उसको क्यों बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस पर उतना ध्यान ही नहीं देना है, इससे होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा। जो आसान लगता है उसको ही पहले बनाओ, जो इनमें ये होता है 5 नंबर के लिए, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए समरूप ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ट्रिपल ए इंटू ए, एस एस और ए ये होता है सब समरूप। हाँ, अब देखिए नियामक ज्यामिति समझ लीजिए आप। नियामक ज्यामिति देख लीजिए, ये आपको इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर होता है बीच में, यहाँ पर मूल बिंदु यानी कि 0 0, यहाँ पर कोमा होगा 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0, तो एक बगल माइनस चल जाता है, ये होगा प्लस, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस, और ये होगा माइनस प्लस। इसको कहते हैं प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई का ही काम होगा, जैसे कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है ना। अब इसमें से देख लीजिए, हाँ, अब यहाँ से आता है आपका दूरी सूत्र, इसको आप लोग देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि फिर से बोल देता हूँ, दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में होगा सब, ठीक है ना। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी हो जाता है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए विभाजन सूत्र यहाँ पर दर्शा दिया गया है, ये हमारा ए और बी है, और इस यहाँ से ए और बी
ठीक ना। इसके बीच की दूरी है एक्स वाई, इसको हम लोग मानते हैं यहाँ पर मान के चलो x1 और y1, और इसको मानते हैं x2 और y2, ठीक ना। और इसके बीच में दे दिए हैं x और y, और इसको m1 और इसको, ये दो भागों में बट गया तो इसको m1 और इसको m2 दे दिए, ठीक ना नाम। अब देख लीजिए इसका विभाजन सूत्र होता है x बराबर हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देख लीजिए m1 x2 m1 और x2 फिर प्लस m2 x1 m2 और ये x1 बटे m तो m1 प्लस m2 हो ही जाता है, दोनों में सेम ही होगा। इसमें y बराबर में भी हो जाएगा m1 y2, जैसे कि x2 है तो यहाँ पर भी y2 हो गया, x1 है तो यहाँ पर भी y1 है, यानी कि दोनों सेम ही होता है। x जगह पर सिर्फ y लिख दिए हैं, ठीक ना, तो ये y का हो गया। अब देखते हैं मध्य बिंदु से निर्देशांक क्या होता है, यानी कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाता है और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाता है, यानी कि x के जगह पर वो x का निकाले तो हम यहाँ पर x दे दिए, y का निकालेंगे तो y दे देंगे, और t का मान के चलो t का निकालेंगे तो यहाँ पर t1 प्लस t2 बटे 2, ठीक ना। अब चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए ये है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं, देख लीजिए इसको आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ पर 1/2 है 1/2, और इसको हम लोग 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, देख लीजिए 1 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2 312, इस टाइप से इसको हम लोग याद करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिए हैं, त्रिभुज x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 हो गया। त्रिभुज में 3 कोण होता है। अब देखिए त्रिभुज का केंद्रक का क्षेत्रफल, केंद्रक का निर्देशांक है ये, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा। अब त्रिभुज के अंत का केंद्रक, ये छोड़िए ये नहीं पूछा जाएगा, वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ा लंबा हो चुका है, ठीक ना। अब आते हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। अब देखिए त्रिकोणमिति में आ जाता है आपका साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉटेक थीटा सब हो जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। अब आते हैं त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ज़्यादा है सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका साइन थीटा। ये तो आप लोग त्रिकोणमिति कर्ण को एस से सूचित करते हैं, और ये आधार हो गया तो इसको बी से सूचित करते हैं, इसको लंब यानी कि पी से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो देख लीजिए लंब बटे कर्ण यानी कि p/h है ना यहाँ पर। अब आता है कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण यानी कि आधार बटे कर्ण, तो यानी कि b/p, वो आधार बटे कर्ण, आधार और ये कर्ण, ठीक है, b/h होता है, ठीक ना। वहाँ पर हम भूल गए थे, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर आप आ जाता है टेन थीटा होता है आधार लंब बटे आधार, ठीक ना। तो लंब हम लोग सूचित करते हैं P से और आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, इसलिए P/B यहाँ पर आ गया। अब आ जाता है आपका सेम इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और ठीक है ना, और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। तो देख लीजिए यहाँ पर जब उल्टा हो ही जाता है तो साइन थीटा यानी कि उल्टा कॉसेक थीटा यानी कि h/p, तो कॉसेक थीटा h/p यानी कि h/p, h किसको हम सूचित करते हैं कर्ण को, और p को किससे सूचित करते हैं लंब से, यानी कि कर्ण बटे लंब। इसका कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस तरह से आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक ना। जैसे कि कॉस का उल्टा हो जाता है सेक,
तो कॉस का क्या हो जाता है, कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार सेक थीटा का। सेम उसी तरह टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है आपका 2 नंबर, टेन थीटा का एक फार्मूला और कॉट थीटा का एक फार्मूला। यानी कि टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ये छः जो है, यानी कि 1 2 3 1 2 3, ये छः का मान 0 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ मैं बताता 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना है, ठीक ना। अगर आपसे नहीं निकलता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका मैं PDF बना के टेलीग्राम पर डाल दूँगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ, ठीक ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर। 4 नंबर है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो इसको हम लोग देख लो, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो गुना में है ये आ जाएगा भाग में, यानी कि साइन थीटा बराबर गुना में है इधर आ गया तो भाग में, यानी कि 1 बटे कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉसेक थीटा हो गया। अब देखिए कॉसेक थीटा, ठीक ना, कॉसेक थीटा मान के चलो यहाँ पर नहीं कुछ तो 1, अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए नहीं उसको छोड़ ही दो अभी, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर समझ लो। अगर साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा उल्टा, बस, ठीक ना। अब चलते हैं कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, सेम जैसे इसको किए थे सेम उसी तरह इसको भी करेंगे, यानी कि गुना में इधर आके भाग में, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। अब सेक थीटा है तो सेक थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, बस। अब देखो इसका मैं फिर से समझा देता हूँ, जैसे कि देखो कॉस थीटा बराबर कॉस यहाँ से समझो, यहाँ से कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, और तो कॉस हम निकालना चाहते हैं, कॉस ये हम निकालना चाहते हैं तो 1 बटे सेक थीटा हो गया। अब मान के चलो हम ये सेक निकालना चाहते हैं, ये सेक निकालना चाहते हैं तो ये गुना में, ये कॉस भी गुना में है, तो गुना में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि 1 बटे कॉस थीटा, सेम इसी से निकलेगा। तो उसी तरह आप लोग 10 का कर लीजिएगा, 10 गुने कॉट का, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह हो जाएगा इसका भी, यानी कि सिर्फ यही होता है प्लस में और हो जाता है माइनस में, ठीक है ना। अब आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये सब हालांकि उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव पर बनता है, देख लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा का हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसी तरह टेन थीटा का हो जाता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। अब देख लीजिए उसी टाइप का है, हाँ यहाँ पर वो सब छोड़िए, ये आप लोग 10 नंबर देखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया कॉस के स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसी टाइप से ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही पहले 25-30 मिनट का हो चुका है, ठीक है ना। देखते हैं अब इसको, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा यानी कि कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी कि सेक थीटा, ठीक ना। अब चलते हैं ब्रीथ यानी कि सर्कल चैप्टर, ठीक है, चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा कितना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और वृत्त के चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, ठीक है। देख लीजिए मैं यहाँ पर वृत्त भी बना दिया हूँ, ये वृत्त हो गया, ठीक ना। अब देखिए वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब चलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो उतना नहीं पूछा जाता है, ना ही ये पूछा जाता है।
देख लीजिए, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। जो इम्पॉर्टेंट है अभी उसको ही देखेंगे। ऐसे तो मैं लिख दिया हूँ, इसका जब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे न, तब उसमें अच्छा से बताएंगे, ठीक है ना। वलय का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। इसको हम लोग देखो पाई कॉमन ले लिए, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पहले आ जाते हैं घनाभ पर। घनाभ का आयतन होता है L गुने बी गुने एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। अब चलते हैं घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी। ये देख लीजिए, यहाँ पर घनाभ मैं बना दिया हूँ। अब घनाभ का विकर्ण ये इंपॉर्टेंट है। ये हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आते हैं घनाभ हो गया। अब आते हैं घन। ये है आपका घन, इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। घन का आयतन होता है ए क्यू। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर और विकर्ण होता है √3a। अब आते हैं बेलन। ये देख लीजिए, आपका ये बेलन है, ठीक ना। अब आते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है ना। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब आते हैं शंकु पर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब आते हैं गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है, गोला का आयतन का सूत्र है, इस तरह से पूछा जाता है डायरेक्ट। मेरे टाइम में तो यही पूछा गया था, गोले के आयतन का क्षेत्र यानी कि आयतन है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। अब जाते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, यानी कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं गोलाकार छिलका, यानी कि उसका आयतन होता है 4/3 पाई बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर चित्र भी बना दिया हूँ। अब आते हैं अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वहाँ पर था पूरे गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देख लेते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं शंकु का छिन्नक, ठीक है। शंकु का छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब होता है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, यानी कि पाई L R1 प्लस R2। अब चलते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं शंकु के तिर्यक ऊंचाई। शंकु के तिर्यक ऊंचाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसका होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब आते हैं माध्य और माध्यिका शायद ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। माध्य सरल वितरण देखेंगे तो माध्य होता है x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 प्लस x3 भी हो सकता है, x4 भी हो जाता है, यानी कि जितना मन उतना। और अंत में कुछ n लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 200, 300, 1000, 10 लाख, 20 लाख, 30, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर n लगा देते हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट माध्य बराबर, ठीक है ना। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व उसी से हो जाता है। अब आते हैं बारंबारता वितरण। तो ये बराबर होता है x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3, यानी कि लास्ट में हम इसी में भी n लगा देंगे, ठीक है ना। बटे f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट करके f1 fn भी लगा देते हैं। अब आते हैं वर्ग चिन्ह या माध्य मान होता है a प्लस b बटे 2।
अब माध्य का ये फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देख लीजिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक्स वर्ग चिन्ह एफ बारंबारता, यहाँ पर मैं लिख भी दे दिया हूँ। अब आते हैं माध्य का यानी कि सरल वितरण पहले देखेंगे। m बराबर n1 प्लस 1/2 n प्लस 1/2 वहाँ पद यदि n हो तो m बराबर n/2 माँ पद तथा n/2 प्लस 1 माँ पद का माध्य। यहाँ पर मैं पूरे लिख दिया हूँ, l का मतलब, f का मतलब, n का मतलब, f का मतलब और इसका भी मतलब। f का मतलब होता है माध्य का वर्ग की बारंबारता, माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, n होता है कुल बारंबारता f। ठीक है, यहाँ से पूरा आप पढ़ लीजिए। अब आते हैं बहुलक जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है ना, सरल वितरण के लिए इसको, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला, ये होता है L प्लस FO माइनस F1 बटे 2FO माइनस F1 माइनस F1, ठीक है, गुने I हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं पूरे लिख दिया हूँ, जैसे कि L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, FO बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की यहाँ पर भूल गए पहले वर्ग की बारंबारता, F1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम ही हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले, यानी कि यहाँ पर ठीक पहले हो गया और यहाँ पर ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। आई हो जाता है वर्ग अंतराल की लंबाई। अब आते हैं माध्य बहुलक, यानी कि माध्य, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, ये इम्पॉर्टेंट है। माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 माध्य माइनस माध्य का, 3 इंटू माध्य माइनस माध्य का। ठीक है, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिए। अब आते हैं प्रायिकता देख लीजिए, पी ई बराबर होता है NE/NS और ये 2 नंबर आ जाते हैं, यानी कि PE डैश बराबर होता है 1 माइनस PE। अब देख लीजिए ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल ये है आपका, PE प्लस PE डैश बराबर होता है 1। ये इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए और आपको टेलीग्राम पर PDF इसका मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सब विषय का PDF डाला गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ठीक ना। हो गया आपका ख़त्म।